G1 एंजाइम्स। सबसे पहले फ्रेंड्स इस टॉपिक को डिस्कस करने के पहले हमको ये जानना होगा कि जीन क्या है। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा और आप हम सब जानते हैं कि जीन एक हमारा ऐसा पार्ट होता है जेनेटिक मटेरियल का जो कि सेलुलर एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, सेलुलर एक्सप्रेशन एंड अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड बिहेवियर में इन्वॉल्व होता है। क्या बताया मैंने? ब्रेकडाउन नहीं हो पा रहा था। ब्रेकडाउन इसका क्या हुआ? नहीं हो पा रहा था। अच्छा, ये इसकी वजह क्या थी? कोई जेनेटिक इशूज था। कोई जेनेटिक यानी कि कोई एक ऐसी ऑर्निथिन सिट्रोलिन एंड आर्जिनिन कंटेनिंग मीडियम, यानी कि ये तीनों के तीनों हमारे अमीनो एसिड्स हैं। इस अमीनो एसिड्स के मीडियम में आपका ए वाला जो म्यूटेंट था वो इजीली ग्रो कर रहा था। दूसरा जो बी बैच था वो सिर्फ 2 अमीनो एसिड के मीडियम में ग्रो कर रहा था, सिट्रुलिन एंड आर्जिनिन में, यानी वहाँ क्या था? आपका ऑर्निथिन लैक हो रहा था। जो थर्ड बैच था वो थर्ड बैच इनका क्या हुआ? वो सिर्फ फ्रेंड्स, आज हमारा लेक्चर होगा एक नए टॉपिक पे जिसका नाम है वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। एज द नेम सजेस्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन जीन वन एंजाइम्स। सबसे पहले फ्रेंड्स, इस टॉपिक को डिस्कस करने के पहले हमको ये जानना होगा कि जीन क्या है। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा और आप हम सब जानते हैं कि जीन एक हमारा ऐसा पार्ट होता है जेनेटिक मटेरियल का जो कि सेलुलर एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, सेलुलर एक्सप्रेशन एंड अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड बिहेवियर में इन्वॉल्व होता है। क्या बताया मैंने? जीन एक ऐसा सेगमेंट है हमारे जेनेटिक मटेरियल का जो कि एक्सप्रेशन, सेल के एक्सप्रेशन, वो एक्सप्रेशन आपके इंटरनल टिश्यू फॉर्मेशन, ऑर्गन फॉर्मेशन, प्रोटीन फॉर्मेशन, जितनी भी चीज़ें एक सेल के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उसमें एक्सप्रेस करता है, या सेल के किसी भी सेल के हर तरीके के बिहेवियर को एक्सप्रेस करता है। ये हमारा जीन होता है और ये जीन रिस्पॉन्सिबल होता है पूरे होल ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी के लिए, ओवरऑल लिविंग एक्टिविटी जो होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, अच्छा, अब इसमें हमको आगे देखना होगा कि इस जीन की जो एक्टिविटी होती है उसको सबसे पहले किसने नोटिस किया था बिफोर गिविंग द हाइपोथेसिस वन जीन वन एंजाइम। तो इसके पहले मैं आपको ये समझा दूं कि ये आइडिया जो कि वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस है, इसके पहले एक आइडिया दिया गया था। किसके द्वारा? ये थे हमारे आर्चीबाल्ड गैरट। ये एक साइंटिस्ट थे, आर्चीबाल्ड गैरट, जिन्होंने 1902 में क्या बताया? एक डिजीज़ को डिस्कवर किया था, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। क्या बताया था इन्होंने? इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। इसको ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर था। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर था, जैसा कि नाम में इनबॉर्न है, एरर है, और मेटाबॉलिज्म यानी कि कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है जो जेनेटिकली क्या हो गई है? डिसऑर्डर्ड हो गई है। तो अब देखिए इसमें हुआ क्या था, इस चीज़ में क्या चीज़ थी कि ये जिस भी पेशेंट को ये प्रॉब्लम थी, वो पेशेंट में जो डिजीज़ कॉज हो रही थी उसको हम बोल रहे थे एल्केप्टोन यूरिया। क्या बताया मैंने? एक बंदा था, एक पेशेंट था, इसको एक डिजीज़ थी इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, इसका नाम हमने दिया एल्केप्टोन यूरिया। अब देखिए इसमें क्या हो रहा था, इस डिजीज़ में हो रहा था कि ये जो पेशेंट था इस डिजीज़ का, उसका यूरिन जो था वो आपका ब्लैकिश हो रहा था व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। क्लियर है यहाँ पे? व्हेन एक्सपोज्ड यानी कि यूरिन जैसे ही बाहर आ रहा था वो हमारा ब्लैकिश अपीयरेंस दे रहा था, यानी उसका ऑक्सीडेशन हो जा रहा था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि ये जो एल्केप्टोन यूरिया था ये हमारा एक्यूमुलेट हो रहा था। कहाँ? एक्यूमुलेट इन द कार्टिलेज ऑफ बोन्स। अच्छा, ये ऐसा हो क्यों रहा था? बेसिकली फ्रेंड्स, हमको यहाँ पे ये जानना है कि हमारी बॉडी में 2 अमीनो एसिड थे, फिनाइल एलिनिन प्लस टायरोसिन। यूजुअली इनका ब्रेकडाउन होता है हमारी बॉडी में, ठीक है, लेकिन इस डिजीज़ में फिनाइल एलिनिन एंड टायरोसिन का ब्रेकडाउन नहीं हो पा रहा था। ब्रेकडाउन इसका क्या हो रहा? नहीं हो पा रहा था। अच्छा, ये इसकी वजह क्या थी? कोई जेनेटिक इश्यूज था, कोई जेनेटिक यानी कि कोई एक ऐसी जीन था जो एक्सप्रेस नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से फिनाइल एलिनिन और टायरोसिन का कंप्लीट ब्रेकडाउन ना होने की वजह से उसकी जो एल्केप्टोन यूरिया था वो आपका क्या बना दे रहा था? एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना रहा था, होमोजेनेटिक एसिड। क्या बताया मैंने?
होमोजेंटिसिक एसिड बना रहा था। ये आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट था जिसकी वजह से क्या हो रहा था, सेल की प्रॉपर बॉडी ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड रिपेयर सही तरीके से नहीं हो पा रही थी। अच्छा, इससे पेशेंट को लेटर एज में क्या हुआ, उसको आर्थराइटिस का इशू हो गया। ऐसे पेशेंट को लेटर एज में आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो गई और इसके वजह से जो इनका होमोजेंटिसिक एसिड था वो इनके कार्टिलेज में एक्यूमुलेट होने लगा था, कार्टिलेज एक्यूमुलेशन। तो ये तो थी पूरी की फाउंडेशन की इन्होंने क्या बताया था, कोई एक जीन था जो एक्सप्रेस नहीं हो रहा था, ये सारी प्रॉब्लम हो गई। अच्छा, थोड़े टाइम बाद हमारे 2 साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था बीडल एंड टैटम। क्या बताया मैंने, बीडल एंड टैटम। इन्होंने आफ्टर द डिस्कवरी गिवन बाय द आर्चिबाल्ड गैरर इन 1902, बीडल एंड टैटम ने 1941 में एक हाइपोथेसिस दी जिसका नाम था 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस। 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस। क्या समझ पा रहे हैं इस पूरे कंसेप्ट से आप कि 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस में कोई एक जीन है जो एक एंजाइम बना रहा है। ठीक है, अब ये जीन क्या था आपका, ये एक एंजाइमेटिक एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा था। ये एक एंजाइमेटिक एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा था जिसकी वजह से वो हमारी पर्टिकुलर एक्टिविटी परफॉर्म हो रही थी और कोई एक स्पेसिफिक सब्सटेंस बना रहा था, स्पेसिफिक सब्सटेंस जो कि फर्दर अपना किसी सब्सटेंस पे, किसी अनदर सब्सटेंस पे अपना फर्दर आगे रोल प्ले कर रहा था। देखिए, इस पूरी थ्योरी को समझने के लिए बीडल एंड टैटम ने किया क्या, इन्होंने एक फंगस लिया, उस फंगस का नाम था न्यूरोस्पोरा क्रेसा। न्यूरोस्पोरा क्रेसा, इसको इन्होंने क्या किया, इस फंगस के स्पोर्स को इन्होंने ग्रो कराया एक कल्चर मीडियम में विच इज़ कंटेनिंग अगार जिलेटिनस सब्सटेंस। और जब इन्होंने इसको नॉर्मल मीडियम पे ग्रो कराया, नॉर्मल मीडियम पे ग्रो कराया तो इन्होंने क्या दिखा कि इसके ये जो स्पोर्स थे न्यूरोस्पोरा क्रेसा, ये हमारी एस्कोमाइसिटीज़ फैमिली का फंगस है। किस फैमिली का है, एस्कोमाइसिटीज़ फैमिली का फंगस है। जब इसको इन्होंने ग्रो कराया नॉर्मल मीडियम में तो इन्हें क्या दिखा कि ये फंगस जो थे इनके स्पोर्स डोंट रिक्वायर एनी स्पेसिफिक substance to perform cellular activities and grow। क्या बताया मैंने, ये जो आपके न्यूरोस्पोरा क्रेसा के स्पोर्स थे वो आपके नॉर्मल मीडियम पे क्या कर रहे थे, प्रॉपर तरीके से अपनी सेलुलर एक्टिविटी, ग्रोथ, डेवलपमेंट सब कर रहे थे, लेकिन इनको किसी भी तरीके के स्पेसिफिक सब्सटेंस के रिक्वायरमेंट नहीं थी। अब देखिए फाइनल इसके बाद जो टर्निंग पॉइंट आता है 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस का, वो अब आता है। इसमें इन्होंने क्या किया, बीडल एंड टैटम ने इनके स्पोर्स को अब इन्होंने ट्रीट करा दिया एक्सरे से, यानी कि इनके स्पोर्स को इन्होंने एक्सरे का एक्सपोजर दे दिया। एक्सरे का एक्सपोजर देने से क्या हो गया, ये जो स्पोर्स थे दीज स्पोर्स गेट्स म्यूटेटेड, इनके अंदर म्यूटेशन कॉज हो गया जिसकी वजह से कुछ वैरायटी जो थी इन स्पोर्स की वो म्यूटेशन को शो कर रही थी, यानी हम कहें कि दे वर एक्चुअली म्यूटेंट वैरायटी। क्या बताया, दे वर एक्चुअली म्यूटेंट वैरायटी। और अब इसके म्यूटेशन होने की वजह से अब देखिए फाइनली क्या हुआ था, दे couldn't grow on, यानी म्यूटेंट वैरायटी जो थी ये couldn't grow on नॉर्मल मीडियम।
आ रही है बात समझ में? क्या बताया मैंने पहले, इन्होंने नॉर्मली उसके स्पोर्स को नॉर्मल मीडियम में जब ग्रो करा रहे थे तो इनको किसी भी तरीके की स्पेसिफिक सब्सटेंस की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जब इन्होंने इसको म्यूटेट कर दिया तो अब उनमें कुछ म्यूटेंट वैरायटी जो इन्हीं फंगस में आई थी, स्पोर्स में आई थी, वो अब नॉर्मल मीडियम पे ग्रो नहीं कर पा रहे थे। यानी कि क्या हुआ, इनके साथ क्या स्पेसिफिक हुआ, दे वर एक्चुअली लैकिंग सम स्पेसिफिक सब्सटेंस नाउ। ठीक है, इसकी वजह से जो ग्रोथ नहीं हो पाई। अब इन्होंने क्या किया, इन स्पोर्स में से कुछ स्ट्रेन्स निकाले, इन्होंने इन स्ट्रेन्स के 3 अलग अलग बैचेस बनाए। इन तीनों बैचेस में इन्होंने एक्चुअली क्या किया, सारे म्यूटेंट को जब अलग अलग बैचेस में रखा तो इन्हें क्या रिजल्ट मिला, इन्हें मिला कि बैच ए में जो हमारे म्यूटेंट थे दे वर ईजिली ग्रो ऑन ऑर्निथिन, सिट्रुलिन एंड आर्जिनिन कंटेनिंग मीडियम। यानी कि ये तीनों के तीनों हमारे अमीनो एसिड्स हैं। इस अमीनो एसिड्स के मीडियम में आपका ए वाला जो म्यूटेंट था वो ईजिली ग्रो कर रहा था। दूसरा जो बी बैच था वो सिर्फ 2 अमीनो एसिड के मीडियम में ग्रो कर रहा था, सिट्रुलिन एंड आर्जिनिन में। यानी वहाँ क्या था आपका, ऑर्निथिन लैक हो रहा था। जो थर्ड बैच था वो थर्ड बैच इनका क्या हुआ, वो सिर्फ और सिर्फ आर्जिनिन में ग्रो किया, उसको ना तो ऑर्निथिन ना तो सिट्रुलिन की रिक्वायरमेंट थी। इसकी वजह से क्या हुआ, पूरा का पूरा इन म्यूटेंट पाथवे ये मेटाबॉलिक पाथवे इनका पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो गया और ग्रोथ नहीं हो पाई। क्या समझा मैंने, इनकी ग्रोथ नहीं हो पाई। तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने ये देखा फाइनली बिफोर दे कम टू द कंक्लूजन, इन्होंने ये देखा कि जो आपका एक जीन था, ठीक है, वो एक जीन का लेट सपोज हमने नाम दिया जीन ए। इस जीन ने एक एंजाइम बनाया जिसका नाम था एंजाइम ए, ठीक है। वो एंजाइम ऑर्निथिन बना रहा था, कहाँ से, किसी एक प्रिकर्सर से फॉर एक्स। वो प्रिकर्सर हमारा एक्स हो सकता है, जिसको अगर मैं यहाँ समझाऊँ तो इसको यहाँ पे एक्चुअल में जो नाम था उसका नाम था एसिटाइल कोलिन से ये ऑर्निथिन बना रहा था अमीनो एसिड, ठीक है। अब क्या हुआ, अब ये ऑर्निथिन से आपका बनेगा फर्दर सिट्रुलिन, अनदर अमीनो एसिड। और ऑर्निथिन से सिट्रुलिन कब बनेगा, जब यहाँ पे फर्दर कोई दूसरा जीन इन्वॉल्व होगा जिसको हमने जीन बी बोला, वो बनाएगा आपका फर्दर कोई दूसरा एंजाइम जिसका नाम है एंजाइम बी। यहाँ तक क्लियर है। अब एसिटाइल कोलिन का हमने क्या करना है, मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं, तो पहले हम ऑर्निथिन बना दिए विद द हेल्प ऑफ जीन ए, देन सिट्रुलिन बना दिया विद द हेल्प ऑफ सम अदर जीन विच इज़ जीन बी, एंड एट द लास्ट हम तीसरे जीन का यूज़ करेंगे, यानी थर्ड जीन सी जो होगा वो आपका तीसरा एंजाइम बनाएगा, एंजाइम सी। और विद द हेल्प ऑफ ऑल 3 कंसिक्यूटिव एंजाइम एंड जीन रोल एक फाइनल प्रोडक्ट बनेगा जिसका नाम था आर्जिनिन, ठीक। और ये फाइनली आर्जिनिन का ब्रेकडाउन होने के बाद क्या हो रहा था, हमारा पूरी की पूरी नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेस जो थी वो सही तरीके से परफॉर्म हो रही थी। तो पूरे तीनों बैचेस में इन्होंने क्या क्या देखा कि कहीं पे कुछ बन रहा है, कहीं पे कुछ बन रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं म्यूटेशन होने की वजह से कुछ ना कुछ लैक कर रहा है। तो इससे जो फाइनली रिजल्ट इस पूरी हाइपोथेसिस से क्या निकल के आया कि 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस, यानी कि कोई एक जीन है जो एक एंजाइम बना रहा है और वो एंजाइम आपका एक सेलुलर एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है, एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी को शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद फाइनली क्या हुआ कि ये हाइपोथेसिस बाद में थोड़ी सी इम्प्रूव हुई ऑन द बेसिस ऑफ द सम एग्जाम्पल विच इज़ प्रेजेंट इन आवर बॉडी। लाइक अगर हम बात करें कि ऑल द एंजाइम्स आर नॉट प्रोटीनेशियस इन नेचर, वेल द इसका मतलब सीधा ये हुआ, ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर बट ऑल द प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। ये एक फ्रेज है एंड दिस फ्रेज
एक्चुअली कम्स ट्रू। कैसे? अब अगर हम ह्यूमन हीमोग्लोबिन की बात करें तो ह्यूमन का हीमोग्लोबिन 4 पॉलीपेप्टाइड चेन का मिलके बना हुआ है। वो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन आपका हीमोग्लोबिन प्रोटीन बना रहे हैं, बट हीमोग्लोबिन कोई एंजाइम तो है नहीं, ठीक है। लेकिन ये हीमोग्लोबिन के जो आपके 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये चारों पॉलीपेप्टाइड चेन आपके अलग अलग जीन से कोड हो रहे हैं, यानी 4 चेन कोडेड बाय 4 डिफरेंट जीन। क्लियर है? ये मिलके टोटल आपका पॉलीपेप्टाइड बना रहे हैं। हर एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड बनाएगी। इसका मतलब क्या हो रहा है? 1 जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 1 पॉलीपेप्टाइड, राइट। ठीक इसी तरीके से हम केराटिन की बात कर लें या कुछ और सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी में फॉर्म होते हैं। केराटिन हमें कहाँ दिखता है? हमारे स्कैल्प में दिखता है एंड हमारे नेल्स वगैरह में दिखता है। ये केराटिन भी एक प्रोटीन है जो कि हेयर ग्रोथ के लिए या नेल्स ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये भी आपका क्या है? ये भी एक एक जीन से इनकोड हो रहा है और एक पॉलीपेप्टाइड बना रहा है। केराटिन इज ऑल्सो प्रोटीन नेचर। लाइक अगर हम तीसरी बात करें एंटीबॉडी की, हमारी बॉडी में एंटीबॉडी है, वो भी प्रोटीन इन नेचर होता है और वो भी एंटीबॉडी आपका अलग अलग जीन्स के द्वारा कोड होता है। तो इससे फाइनल जो कंक्लूजन निकल के आया फ्रेंड्स, वो क्या निकल के आया कि 1 जीन 1 पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस थी, ना कि 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस of some different kinds of protein in our body. So this was all about a very new whole concept, 1 gene 1 enzyme hypothesis. So hope to find this video very helpful to get your content more understandable. If you like this, please subscribe this channel and get the notifications of further upcoming more videos. Thank you.